हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। फ्रेंड्स, आज हम 2 दिन का करंट अफेयर्स करेंगे, 30 नवंबर और 4 दिसंबर 2021 का। फ्रेंड, इसका जो पीडीएफ है वो आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या फिर आप लॉजिक पाठशाला 16 सर्च करेंगे तो भी आपको ग्रुप मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, इस इंपॉर्टेंट क्लास को शुरू करते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे एंड सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। आज का देखिए मोटिवेशन कोड क्या है। देखो, सक्सेस का रास्ता आपको कैसे मिलता है? जब आप शुरुआत करते हो किसी चीज़ को तो आपको ऐसा लगता है कि आई कांट डू इट, आई वॉन्ट टू डू इट। फिर आपको लगता है कि नहीं, मैं ये चाहता हूँ। फिर आपके दिमाग में आता है कि अरे यार, चाहता तो हूँ लेकिन उस चीज़ को कैसे करूँ। फिर उस चीज़ को आप ट्राई करने की सोचते हो। जब आप उसको ट्राई करते हो तो आपको लगता है कि नहीं भाई, आप उस चीज़ को कर सकते हो, आई विल डू इट। तो इसी तरीके से वन वन स्टेप करके आपका जो सक्सेस का रास्ता है वो आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो हमेशा इस चीज़ पे फोकस करें कि अपना जो वे है वो आगे की तरफ रखें, हमेशा इंक्रीज करते रहें, स्टेप बाय स्टेप चढ़ते रहें। कभी भी पीछे मुड़ के ना देखें, या फिर ऐसा ना सोचें कि क्विट कर देता हूँ, मुझसे नहीं होगा। इस चीज़ के बारे में कभी भी ना सोचें। तो चलिए फिर इसी के साथ शुरू करते हैं वीडियो को। आज देखिए, सबसे पहले कौन सा डे है? इंटरनेशनल डे ऑफ सोलिडेरिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल। ये लोग इस दिन को ऑब्जर्व करते हैं। 29 नवंबर को ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है। अब 29 नवंबर का दिन क्यों चुना गया? 29 नवंबर 1947 को यूएन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था एक रेजोल्यूशन, जो कि किस चीज़ पे था? पार्टीशन ऑफ पैलेस्टीन। तो फ़लस्तीन के विभाजन के प्रस्ताव को अपनाया गया था इस दिन, इसलिए इस दिन ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है। और इसी वजह से जो फ़लस्तीन है वो एक मतलब अलग से एक जूइश स्टेट और एक अरब स्टेट की यहाँ पर क्या हुई है? स्थापना हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे इस किस दिन होता है? 29 नवंबर को। नेक्स्ट आता है डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर। ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है 30 नवंबर को। फ्रेंड, 13 नवंबर को ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है, तो ध्यान रखना है 2005 से ये दिन ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो जो केमिकल वॉरफेयर होती हैं, रासायनिक युद्ध होते हैं, उसमें जो लोग विक्टिम्स या आप कह लो कि जिन लोगों की डेथ भी हो जाती है, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के रूप में इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन जो हुआ था वो लागू होना शुरू हो गया था 29 अप्रैल 1997 को। और इसे इस आयोजन के उत्सव की तारीख के रूप में जो है वो इसे चुना जाना था। तो एक तरीके से ध्यान रखो कि ये दिन क्यों सेलिब्रेट होता है, कब से हो रहा है, ये पूछ सकते हैं। 2005 से हो रहा है। और मैं जल्द ही आप लोगों के लिए जो नवंबर मंथ के इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स है उसकी वीडियो भी ले आऊँगी। और अब मंथली सी आपको जो है वो शायद आज ही आपको एक वीडियो मिल जाएगी। चैनल की नोटिफिकेशन आप लोग ऑन ज़रूर करें, या आप टेलीग्राम भी ज्वाइन किए होंगे तो वहाँ पर आपको सारी की सारी वीडियोस का लिंक दे दिया जाता है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, पेट्रो फियाला हैज़ बीन अपॉइंटेड। अभी ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं कौन सी कंट्री के? फ्रेंड, ये चेक रिपब्लिक के अभी नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। तो अब ये अपॉइंट हुए हैं, अब इनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया। तो वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? मिलोस जेमा, जिन्होंने इन्हें अपॉइंट किया है। चेक रिपब्लिक एक सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है जो पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड है, मतलब भूमि से घिरी है वो चारों तरफ से। अभी हम इसकी लोकेशन देख लेंगे मैप में। और ये यूरोपियन यूनियन का भी एक मेंबर नेशन है। यहाँ देख सकते हो आप, ये है चेक रिपब्लिक। सारी देखो आसपास इसका पूरा लैंड ही है, तो लैंडलॉक्ड कंट्री है, पूरी तरीके से ज़मीन से घिरी है। कैपिटल इसकी है प्राग, करेंसी है चेक क्राउन, और नेशनल स्पोर्ट है यहाँ का फुटबॉल। फ्रेंड, ध्यान रखेंगे ये जितने भी नए नए अपॉइंटमेंट होते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर हो चाहे प्रेसिडेंट हो, यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोगों से पूछेंगे, तो आपको इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, चाइना ने अभी सक्सेसफुली लॉन्च किया है एक न्यू कम्युनिकेशन सैटेलाइट। यहाँ हमें फ्रेंड ये बताना है कि इस सैटेलाइट का नाम क्या है। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछ लिया। तो फ्रेंड, इस सैटेलाइट का जो नाम है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जोंगजिंग फर्स्ट डी इसका नेम है। ये है यहाँ पे ZHO है ये। ठीक है फ्रेंड, थोड़ा सा स्पेलिंग हो गई थी, ए हो गया था।
इसका नाम है, ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। क्वेश्चन इस सैटेलाइट का नाम देके कंट्री का नाम भी पूछ सकते हैं कि इसको कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया। अब देखो फ्रेंड, इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो शिजेंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से। और कौन से रॉकेट की मदद से, तो लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट। ये लॉन्ग मार्च का 399 नंबर का मिशन है, जो कि लॉन्ग मार्च जो रॉकेट्स हैं वो इन सभी को ले जा रही हैं। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखेंगे। अभी देखो हाल फिलहाल में चाइना के द्वारा एक मीट्रोलॉजिकल सैटेलाइट भी लॉन्च करी थी, और उस सैटेलाइट का नाम था पेंगुइन 4B। ठीक है, जो भी जिस ऑर्बिट में उसको प्लान किया था भेजने का, वहाँ उसको भेजा गया था। चाइना ने इसके अलावा अभी हाल ही में लॉन्च किया था शेंजोउ 13, एक स्पेस शिप था जो कि वो स्पेस स्टेशन के लिए गया था। चाइना खुद का स्पेस स्टेशन को क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। तो फ्रेंड, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको साइड बाय साइड देती रहती हूँ, वो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ अजरबैजान साइंड अ गैस स्वैप डील। भाई गैस स्वैप सौदे अभी हाल ही में अजरबैजान ने कौन सी कंट्री के साथ में किया है, यहाँ पे हमें ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे अजरबैजान ने 3 कंट्री के बीच में ये डील हुई है। तो एक कंट्री है ईरान, सेकंड हो गई तुर्कमेनिस्तान, और तीसरी कौन से हो गई, अजरबैजान। तो फ्रेंड यहाँ आंसर हो जाएगा डी। तो 3 कंट्री का नाम ध्यान रखिएगा, इनके बीच में ये साइन अप हुआ है। इस डील में क्या होगा, देखो ईरान जो है वो तुर्कमेनिस्तान से गैस को रिसीव करेगा, और इसके अलावा जो अस्तारा बॉर्डर है वहाँ पर अजरबैजान को उसी की इक्विवेलेंट जो अमाउंट है उसको डिलीवर करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल स्वैप हो रहा है, एक तरफ से जा रहा है इधर से आ रहा है। और तुर्कमेनिस्तान क्या करता है, देखो तुर्कमेनिस्तान 5 से 6 मिलियन क्यूबिक मीटर की गैस जो है वो पर डे अजरबैजान को क्या करेगा, बेचेगा इस डील के तहत। तो एक तरीके से गैस के स्वैप की डील हो रही है, एक तरफ से इधर जा रही है, दूसरी तरफ से उधर जा रही है, वो उसे बेच रहा है। लाइक इस तरीके का मामला है। ठीक है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, आपको सिर्फ इन 3 कंट्रीज़ का नाम ध्यान रखना है जिनके बीच में ये हुई है डील। तो तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान। एक बार हम इसकी मैप में लोकेशन देखते हैं। देखो ये है तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, इसी के पास यहाँ पर आ जाता है, ये है आपका ईरान, और ईरान से ऊपर ही ये आपका आता है अजरबैजान। ठीक है फ्रेंड, तो ये ध्यान रखेंगे। ईरान की कैपिटल तेहरान है, करेंसी है ईरानियन रियाल। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अशगाबाद, तुर्कमेनिस्तान मनत इसकी करेंसी है, बाकू है अजरबैजान की कैपिटल, और करेंसी है यहाँ पे अजरबैजानी मनत। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, क्या बोला है, हु लॉन्च्ड अ यूनिक फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी। ये जो यूनिक टेक्नोलॉजी है फ्रेंड, ये बताना है कि किसने इसको लॉन्च किया। आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल हैं, इन्होंने इस यूनिक फेस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, सॉरी लॉन्च किया है, डेवलप नहीं किया है। अब इससे होगा क्या, देखो ये जितने भी पेंशनर्स हैं, जो पेंशन भोगी है, उनके लिए एक लाइफ सर्टिफिकेट के रूप में, प्रूफ के रूप में काम करेगा, और इंश्योर करेगा कि जितने भी रिटायर हो गए या फिर जो एल्डरली पीपल्स हैं, एल्डरली या बुजुर्ग नागरिक हैं, वो अपनी जीवन को सुगमता से चला सके, उनकी पेंशन्स वगैरह का काम जो है वो चलता रहे, बिल्कुल एक तो स्टेप बाय स्टेप, या आप कह लो कि लगातार। ठीक है, तो जितने भी सर्टिफिकेशन होंगे, लाइफ सर्टिफिकेट का एक तरीके से ये प्रूफ होगा बिल्कुल, उसके लिए यहाँ पर इस फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी को जितेंद्र सिंह ने क्या किया है, लॉन्च किया है। तो जितने भी पेंशनर्स होंगे उनके लिए ये मैंडेटरी रहेगा कि जितने उनके लाइफ सर्टिफिकेट्स हैं वो यहाँ पर सबमिट करें, ताकि वो अपने पेंशन्स को कंटिन्यू रिसीव कर सके। सिर्फ ये इसमें क्या होगा, मैंडेटरी रहेगा, आपको इसको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, क्या है, कौन सी स्टेट की पुलिस ने लॉन्च किया है कॉल योर कॉप मोबाइल एप्लीकेशन वहाँ के सिटीजन्स के लिए। तो ये एप्लीकेशन लॉन्च करी है नागालैंड की पुलिस ने। अब इस एप्लीकेशन के थ्रू क्या होगा, देखो इस एप्लीकेशन के थ्रू होगा, जब भी आपको पुलिस को कॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको ना मतलब ऐसा होता है ना कि अभी हमें यहाँ कॉल करनी है, फिर हमें इस नंबर को डायल करना है, आप सिर्फ एक
टच से डायरेक्टली पुलिस से कांटेक्ट कर सकते हो। कभी मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति आ गई, बहुत ज़्यादा संकटग्रस्त स्थिति आ गई, तो एक क्लिक के साथ आप पुलिस के साथ सीधा संपर्क कर सकते हो। इसी को बोला है कॉल योर कॉप मोबाइल एप्लीकेशन। इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया नागालैंड के डीजीपी टी जॉन लॉन्गकुमेर ने। ठीक है, इन्होंने ऑफिशियली इसको लॉन्च किया है, तो स्टेट ध्यान रखेंगे नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ती हैं। देखो, नागालैंड से मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। अभी नागालैंड में अगर आपको याद हो, नुक्लू फोम, याद आया कुछ नाम? बिल्कुल, ये नागालैंड से थे जिन्होंने विटली अवार्ड जीता था। विटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा इनके बारे में। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा है कौन सा स्टेट है जिसने अनाउंस किया है 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को निरस्त करने की घोषणा करी है। तो 4 धाम से आप समझ जाओगे 4 धाम यात्रा कहाँ पर होती है, आप सभी को पता होगा इसके बारे में, उत्तराखंड। तो भाई इसका संबंध किससे है? उत्तराखंड से है। अब इसके बारे में बात करते हैं। देखो, ये जो एक्ट है ना, ये एक्ट जो 4 धाम है, कौन कौन से? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, और इसके अलावा जो 49 अदर टेम्पल्स हैं उनको एक तीर्थ बोर्ड के दायरे में लेके आएगा, और ये अलाउ करेगा तीर्थ स्थलों के प्रबंधन के लिए कि वहाँ पे जो जो आप प्रबंधन कर सकते हो, जितने भी हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है वो वहाँ मैनेजमेंट करें। उसके अलावा वहाँ पे पॉलिसीज़ बनाए, किस तरीके से वहाँ व्यय हो सकता है, मतलब इन सभी की मंजूरी की भी क्या करेगा, ये अनुमति देगा। तो ये जो देखो, अगर हम बात करें इसके बारे में, जो कमेटी बनाई गई थी ना, वो जुलाई के टाइम पे बनाई गई थी। ठीक है, इस मैटर पे पूरा का पूरा लुकआउट करने के लिए। इस पैनल ने अपनी जो रिपोर्ट है वो नवंबर 2021 में दी है। और इस पैनल के जो जैसे चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं, तो चीफ मिनिस्टर इस पैनल के चेयरमैन थे, यानी पुष्कर सिंह धामी जी। अभी तो पुष्कर सिंह धामी जी हैं, और भी इस पैनल में जो है वो लोग थे। तो इन्होंने इस सभी चीज़ों पर एक तरीके से लुकआउट किया, फिर अपनी रिपोर्ट दी, फिर इसके बारे में ये बात करी गई कि भाई ये जो प्रबंधन अधिनियम है इसको निरस्त करने की फाइनली घोषणा करी गई है। अब देखो, उत्तराखंड में आपको पता है कि स्टेट एनिमल है मस्क डियर, और स्टेट बर्ड है यहाँ का हिमालयन मोनाल। कॉर्बेट नेशनल पार्क ज़रूर ध्यान रखिएगा, जिसको पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, और यहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर्स भी है, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से स्टेट ने संजय दत्त को साइन किया है अपना ब्रांड एम्बेसडर? तो फ्रेंड, आंसर यहाँ पर देखिए हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो डायरेक्टली पूछेंगे, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो आपका आंसर हो जाएगा संजय दत्त। राहुल मित्रा को ब्रांड एडवाइज़र अपॉइंट किया गया है, ये भी ध्यान रखो। अब ये जो अपॉइंट इनको किया गया है, गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हुआ था 50वें वर्ष के अवसर पर, जो स्वर्ण जयंती समारोह हुआ था उसके अवसर पर इनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे बात आती है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश आप देख सकते हैं यहाँ पे है, सबसे ईस्टर्न की तरफ है ये स्टेट। यहाँ पे लोकसभा की सीटें 2 हैं, राज्यसभा की 1 है, और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे 25। अगर बात करें यहाँ पे रजिस्टर्ड जीआई टैग कौन से हैं, एक तो है अरुणाचल ऑरेंज, इडू मिश्मी टेक्सटाइल भी यहाँ पे रजिस्टर्ड जीआई टैग है। डैम्स की बात करें तो दिबांग डैम जो कि दिबांग रिवर पर है, रंग नदी डैम जो कि रंग नदी रिवर पर है, सुबनसिरी लोअर डैम ये सुबनसिरी रिवर के ऊपर है। बहुत बार आप लोगों से सुबनसिरी डैम के बारे में पूछा जाता है, तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे, ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोला गया है, कौन सी स्टेट है जिसने लॉन्च किया है माइक्रो फाइनेंस इंसेंटिव एंड रिलीफ स्कीम? इस स्कीम को लॉन्च किया है असम की सरकार ने। तो असम के सीएम हिमंता विश्व शर्मा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसमें देखो कई सारे इसके फेज़ है ना, इसको एक फेज़ में नहीं किया जाएगा, 2 या 3 से 4 इसमें फ़ेज़ रहेंगे। पहले फेज़ में देखो क्या होगा, उन कर्जदारों के लिए होगा जो नियमित रूप से अपना भुगतान कर रहे हैं, उनको हेल्प करी जाएगी। ऐसे ना कि हम टाइम टू टाइम अपना जो लोन है या अपना कर्ज है वो पे कर रही हैं, उनके लिए पहले फेज़ में उनको मदद करी जाएगी। उनको 25,000 रुपये तक का जो उनकी बकाया राशि है उसमें से उनको 25,000 रुपये दे दिए जाएंगे, जो भी कम होंगे। ठीक है, तो इस स्कीम का जो बेनिफिट होगा वो टोटल 24 लाख वुमेंस को यहाँ पर मिलेगा आराम से। और इसके अलावा दूसरा फेज़ इसका शुरू होगा, फिर उसमें
लोगों को सपोर्ट किया जाएगा फाइनेंशियली, तीसरे फेज को भी यहाँ पे शुरू किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, स्टेट कौन सी है, स्टेट हो जाएगी असम। असम में सीएम कौन है, हिमांता विश्व शर्मा, गवर्नर है जगदीश मुखी। देख सकते हैं आप, ये है असम की इस तरीके से लोकेशन, यहाँ पे है असम। नेशनल पार्क में देखो डिब्रू साइखोवा है, काजीरंगा जो कि वन हॉर्न राइनोसोर्स के लिए फेमस है, मानस, नामेरी, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क, ये सारी इंपॉर्टेंट है असम से, ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन है हर्षवंती बिष्ट, इनको ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई है इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन में। ठीक है, तो अब हमें फ्रेंड्स यहाँ पर ये बताना है कि ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करती हैं। आंसर हो जाएगा, देखिए फ्रेंड यहाँ पर उत्तराखंड। तो ये ध्यान रखेंगे, हर्षवंती बिष्ट, इनका डायरेक्टली नाम पूछ लेंगे कि पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुई है इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की, तो हर्षवंती बिष्ट। और ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं, उत्तराखंड से। इनको पर्वतारोहण के क्षेत्र में इन्होंने कई सारी उपलब्धियां भी हासिल करी, जिसमें से इनको अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन्होंने नंदा देवी पीक को स्केल किया था 1981 में। ऑल्सो ये जो एक्सपेडिशन टीम थी माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली 1984 में, उसकी भी एक मेंबर रही थी। तो ध्यान रखेंगे, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की, तो ये एक नेशनल बॉडी है जो कि ऑर्गेनाइज करती है, सपोर्ट करते हैं जितने भी माउंटेनियरिंग्स होते हैं, जो रॉक क्लाइंबिंग करते हैं या जो इसके लिए पूरा का पूरा अभियान चलाए जाते हैं, तो उनका समर्थन करने की ये एक नेशनल बॉडी है। इसकी फॉर्मेशन 1957 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग, जिसने अनाउंस किया है द लॉन्च ऑफ इट्स ट्रांजिट कार्ड, और इसको वन नेशन वन कार्ड को माइंड में रखते हुए इसको लॉन्च किया है। तो इसको भी हाल ही में देखिए पेटीएम पेमेंट बैंक ने इसको लॉन्च किया है। इस कार्ड का यूज़ आप कई सारी जगहों में कर सकते हैं, आप अपनी डेली नीड्स की ज़रूरतों में भी कर सकते हैं, जैसे मेट्रो में ट्रैवल करना, रेलवे में, बस सर्विसेज, या जितनी भी टोल पार्किंग चार्जेस होते हैं, तो वहाँ पे आप इस कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। और इस कार्ड से ऑल्सो आप एटीएम के में से मनी को विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो किसने किया है इसको, तो ध्यान रखेंगे पेटीएम पेमेंट बैंक ने इसको जो है वो शुरू किया है या लॉन्च किया है। इसके बाद बुक का नेम है इंडियन इनिंग्स, द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947। ये बुक किसने लिखी है, तो ये बुक लिखी है अयाज मेनन ने। ठीक है, तो इस बुक में देखो जो इंडियन क्रिकेट्स हैं, एक तरीके से ये एंथोलॉजी है इंडियन क्रिकेट की, और काफ़ी सारी जो सेवरल इंसाइट्स हैं या काफ़ी पास्ट 70 ईयर्स से एक तरीके से आप बोल सकते हो इंडियन क्रिकेट की जर्नी के बारे में पूरा इसमें डिस्क्राइब किया गया है। तो इस बुक का नाम है इंडियन इनिंग्स। लिखी किसने है, अयाज मेनन ने। इनिंग्स का अयाज किया गया है इसमें, इस तरीके से ध्यान रख सकते हो बुक का नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यानी CBIC, इसके अभी चेयरमैन पद पर किसे अपॉइंट किया गया है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड आंसर हो जाएगा विवेक जोहरी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा विवेक जोहरी को इस जो ये डिपार्टमेंट है इसके चेयरमैन पद पर अपॉइंट किया गया है। ये 1985 बैच के इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर हैं। करंटली ये इस बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे थे, बट अब इनको चेयरमैन पद पर अपॉइंट किया है। इन्होंने सक्सीड किया है जो इस टाइम करंट चेयरमैन थे M अजीत कुमार को। तो बहुत बार सक्सीड का नाम भी पूछ लेते हैं कि किसके स्थान पर अपॉइंट होंगे, तो M अजीत कुमार का ये स्थान लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हु हैज़ वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन मेल कैटेगरी 6th ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल। जो छठा ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल हुआ उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पर धनुष। इनकी मूवी आई थी असुरन, जिसके लिए उन्होंने इस प्राइज़ को या इस अवार्ड को जीता है। ये भी ध्यान रखो कि ये ब्रिक्स जो है ये छठा नंबर का हुआ था। ठीक है, तो इनकी मूवी ध्यान रखो। इसी में बात करते हैं, देखो कि जो आपके साउथ अफ्रीकन फिल्म हो गई, एक तो हो गई बराकत जो कि एमी जेफ्था ने डायरेक्ट करी, और एक रशियन फिल्म है द सन अबव माई मी नेवर सेट, ये डायरेक्ट करी है ल्यूबोग बोरिसोवा ने। इन्होंने बेस्ट फिल्म का अवार्ड शेयर किया, तो दो फिल्म को यहाँ पर बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड दिया गया है वो दिया है ल्यूसिया
मुराद को। ठीक है, तो किसे दिया गया है? ल्यूसिया मुराद को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया है और उनकी मूवी थी एना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब एक और ध्यान रखो कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है ना, ये भी पूछ सकते हैं। तो लारा बोल्डोरिनी ये ब्राज़ीलियन एक्टर हैं, इनको एक्ट्रेस हैं, इनको इनकी मूवी आई थी ऑन व्हील्स, इसके लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इसमें दिया गया। तो इनमें से कोई सा भी पूछ सकते हैं डायरेक्टली, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ट्विटर के भाई नई सीईओ पद पर अब किसे अपॉइंट किया गया है? तो भाई ट्विटर के सीईओ भी एक इंडियन आ गए हैं जिनका नेम है पराग अग्रवाल। पराग अग्रवाल जो कि अब किसका स्थान लेंगे? जैक डॉर्से के प्लेस पर इनको अपॉइंट किया गया है। और नाउ एक तरीके से आप कह सकते हो कि यंगेस्ट सीईओ हैं जो फेसबुक प्लेटफॉर्म जिसको नाम दे दिया गया है मेटा का नाम दे दिया गया। तो मेटा प्लेटफॉर्म के जो सीईओ है मार्क जुकरबर्ग, सेम एज है पराग अग्रवाल की भी। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। बात ट्विटर की करते हैं तो 2006 में शुरू हुआ और इसका जो हेडक्वार्टर है वो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर फॉर कल्चरल एंड क्रिएटिव इंडस्ट्री? तो किसे अपॉइंट किया है भाई? अपॉइंट किया है नेओमी कवासी। तो नेओमी कवासी को यूनेस्को के कल्चर एंड क्रिएटिव इंडस्ट्री का गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। 2007 में इन्होंने कैंस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स जीता। उनकी फिल्म थी द मॉर्निंग फॉरेस्ट के लिए। ऑल्सो ये फिल्म डायरेक्टर रही, ऑफिशियल फिल्म डायरेक्टर रही 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स हुआ था। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। बाकी हम ध्यान रखेंगे कि गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट हुई है यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, यूनेस्को के पूछ लेते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में है। और यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945 में। बिल्कुल सही। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द बैलन डीओ अवार्ड फॉर द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड इन 2021? सो भाई लगातार लगातार नहीं कह सकते, मतलब ये इनका 7वां टाइटल है। लियोनल मेसी ने ये अवार्ड जीता है जो कि बेस्ट प्लेयर के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो अवार्ड का नाम क्या है? बैलन डीओर अवार्ड। तो लियोनल मेसी को भाई सभी जानते होंगे, बहुत ही अच्छे फुटबॉलर हैं ये, और इन्होंने ये अपना 7वां टाइटल जीता है, 7th टाइम इन्होंने जीता है। लास्ट इनका जो इन्होंने एडिशन जीता था वो 2019 का जीता था। ये जो अवार्ड दिया जाता है ये फ्रांस फुटबॉल मैगजीन के द्वारा दिया जाता है। द बैलन डीओर दिया जाता है हर साल जो भी अच्छा खेलता है। अगर हम बात करें पुरुषों को ये दिया जाता है 1956 से ये दिया जा रहा है। ठीक है, उस टाइम पे स्टैनली मैथ्यू ने ये अवार्ड जीता था। तो ध्यान रखेंगे कि इनका कौन सा इन्होंने एक तरीके से रिकॉर्ड बनाया, सबसे ज़्यादा बार इनके पास ये अवार्ड है, 7वीं बार। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो इसी में देखो 2 नए अवार्ड यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए हैं, द स्ट्राइकर ऑफ द ईयर, द क्लब ऑफ द ईयर। स्ट्राइकर ऑफ द ईयर का अवार्ड गया है रॉबर्ट लिवांडोस्की को और क्लब ऑफ द ईयर का अवार्ड गया है कौन सी को? चेल्सिया को। स्पेन की एलेक्सिया पुटेल्स को ने जीता है वुमेन्स का बैलन डी अवार्ड पहली बार। तो ये जितनी भी मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि पहले इंडियन कौन है जिन्होंने मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 जीती है? ये चैंपियनशिप जीती है सौरव घोसाल ने। तो ये इंडियन स्क्वैश प्लेयर हैं जिन्होंने इस चैंपियनशिप को जीता है। वुमेंस में चैंपियनशिप का टाइटल मलेशिया की प्लेयर है आइफा इस्मान, इन्होंने जीता। तो मेंस में इंडिया के हैं सौरव घोसाल और वुमेंस में मलेशिया की है आइफा इस्मान। नेक्स्ट इज कौन से इंडियन क्रिकेटर टीम है जो कि बन गए हैं इंडिया के तीसरे हाईएस्ट विकेट टेकर इंडिया टेस्ट क्रिकेट में? सो आंसर इज रविचंद्रन अश्विन ने हरभजन सिंह को पीछे छोड़ दिया है। अब ये तीसरे स्थान पर आ गए हैं। इन्होंने टोटल 80th मैच में 418 विकेट्स लिए हैं। पहले प्लेस पर जो हैं अगर हम बात करें वो है अनिल कुंबले, जिनके जो विकेट्स हैं वो हैं 619। सेकंड प्लेस पर हैं कपिल देव और इनके अगर विकेट्स की बात करें तो 434। तीसरे प्लेस पर अब कौन आ गए हैं? रविचंद्रन अश्विन। और अब हरभजन सिंह 4th प्लेस पर चले गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखो, ये इंडियन प्लेयर्स के बीच की बात हो रही है। ठीक है,
तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने दोनों दिन के कवर कर लिए हैं। अब हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जल्दी से करेंगे। कौन सी कंट्री के साथ भारत ने विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान में अपनी पहला कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये कार्यक्रम शुरू किया है कहाँ पे? जर्मनी में। इसके बाद है न्यू डिज़ास्टर रिपोर्ट जो अभी SBI ने दी है, इंडिया की रैंक बताइएगा इसमें कितनी है? तो तीसरे नंबर की इंडिया की रैंक है, पहले पे है USA और सेकंड प्लेस पर कौन है? चाइना। तीसरा क्वेश्चन है कौन सा पुलिस स्टेशन है जिसको बेस्ट पुलिस स्टेशन सिलेक्ट किया गया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सदर बाजार पुलिस स्टेशन जो कि दिल्ली में है। 3 दिन का जो आयुर्वेद पर्व चला है इसको कौन से प्लेस पर ऑर्गेनाइज किया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा स्टेट या यूटी है जिसने सीनियर सिटीजन्स को करतारपुर साहिब ले जाने की बात करी है? तो ये हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट इज स्ट्रीट प्रोजेक्ट जो है वो किसने शुरू किया है? तो स्ट्रीट प्रोजेक्ट की शुरुआत की बात करते हैं तो ये शुरू किया गया है कौन से सरकार के द्वारा? केरल की सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रामपथ यात्रा एक्सप्रेस जो कनेक्ट करेगी कौन सी सिटी को अयोध्या से? तो ये पुणे को अयोध्या से कनेक्ट करेगी। इसके बाद है इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट, ये ऑर्गेनाइज किसने किया है? नागालैंड स्टेट ने। नेक्स्ट इज कौन सा स्टेट है जिस यहाँ पर वर्ल्ड का टॉलेस्ट ब्रिज पियर को बिल्ड किया जा रहा है इंडियन रेलवे के द्वारा? आंसर इज मणिपुर। इसके बाद है कौन से स्टेट ने साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है USA का प्रेस्टिजियस नेशनल बुक अवार्ड फॉर फिक्शन किसे दिया है? जेसन मोट को, इनकी बुक हेल ऑफ अ बुक के लिए। ठीक है, ये पूछ सकते हैं कि बुक का नाम भी बताओ। अगला है पहला बुक अवार्ड फिक्शन, ये कौन सी बुक को गया है? अ डेथ इन शोनागची, इस बुक को ये जो अवार्ड है वो दिया गया है जो कि लिखी है रिजुला दास ने। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस और लास्ट वीडियो में मैंने बुक से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ इमरजेंसी ये लिखी अशोक चक्रवर्ती ने। ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन ये बुक लिखी है पवन कुमार वर्मा ने। तो कमेंट देखते हैं, सिमरन आनंद मगर एंड मंजीत राज का कमेंट है, बहुत बढ़िया। और जितनी भी स्टूडेंट कमेंट करते हैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। आज के क्वेश्चन देखिए क्या है, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का निर्माण पूरा कर लिया? तो आपको कंट्री का नाम बताना है। सेकंड है पहली चाइनीज़ वुमेन कौन है जो कि अंतरिक्ष में जिन्होंने वॉक करी? तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं। आशा करती हूँ कि आज के जितने क्वेश्चंस हैं वो सब आपको समझ आ गए होंगे। कल आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।